सुधा की जिंदगी बाहर से शांत और व्यवस्थित दिखती थी, लेकिन भीतर से वह लगातार खाली होती जा रही थी। उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। घर वालों ने इसे सही फैसला माना, क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा था और नौकरी पेशा था। सुधा ने भी बिना सवाल किए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति का तबादला दूसरे शहर हो गया और वह ज़्यादातर समय बाहर रहने लगा। घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई कमी भी नहीं, लेकिन भावनाओं की कमी साफ महसूस होती थी। सुधा एक पत्नी थी, पर उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि कोई उसकी बातों, उसकी खामोशियों को सच में सुनता है। दिन सुधा के लिए एक जैसी दिनचर्या में ढल गए। सुबह उठना, घर के काम निपटाना, टीवी चलाकर यूं ही छोड़ देना और शाम को बालकनी में खड़े होकर गली को देखना। वह अक्सर खुद से सवाल करती कि क्या यही ज़िंदगी है? क्या जवानी बस यूं ही चुपचाप निकल जाएगी? आईने में खुद को देखकर उसे एहसास होता कि सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर कुछ अधूरा है। उसकी आंखों में वह चमक नहीं बची थी जो कभी सपनों के साथ हुआ करती थी। इसी सन्नाटे भरे जीवन में एक छोटा सा बदलाव आता है जब उसके सामने वाले घर में नया किराएदार आता है। सुधा पहली बार उसे दूर से देखती है। एक शांत सादा सा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता है। उस पल कोई बातचीत नहीं होती, बस नज़रें टकराती हैं और सुधा अनजाने में नज़रें फेर लेती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसका दिल हल्का सा क्यों घबरा गया। अगले दिन बिजली जाने पर वह आदमी जो उसका पड़ोसी होता है, किसी काम से सुधा के दरवाजे पर आता है। बातचीत बहुत छोटी और साधारण होती है, बस एक मैकेनिक का नंबर पूछना। फिर भी उस 2 मिनट की मुलाकात में सुधा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने लंबे समय बाद उसे सीधे संबोधित किया हो। उसकी आवाज़ में झिझक होती है, उंगलियां हल्का कांपती हैं और दरवाज़ा बंद होने के बाद वह कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। उस पल सुधा को पहली बार एहसास होता है कि उसके भीतर अब भी कुछ महसूस करने की क्षमता जिंदा है। ये कोई बड़ा मोड़ नहीं था, न कोई प्रेम की शुरुआत, लेकिन उसके एकरस जीवन में ये एक हल्की सी हलचल थी। ऐसी हलचल जिसने उसके भीतर सोई हुई भावनाओं को धीरे धीरे जगाने की शुरुआत कर दी। उस छोटी सी मुलाकात के बाद सुधा की ज़िंदगी बाहर से वहीं रही, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सुबह बालकनी में खड़ी होकर सामने वाले घर की ओर अनजाने में देख लेती। कभी कभी दिखाई देता, कभी नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास सुधा के दिन में एक नया अर्थ जोड़ देता। उसे हैरानी होती कि किसी अजनबी की बस मौजूदगी भर से मन इतना सजग कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी पानी की मोटर को लेकर, कभी गेट के बाहर रखे पार्सल को थाम देने भर के लिए। बातें बहुत सीमित होती, लेकिन उनमें बनावटीपन नहीं होता। कबीर की आवाज़ में ठहराव था और उसकी आंखों में ऐसा ध्यान जैसे वह सुधा की बातों को सच में समझने की कोशिश कर रहा हो। सुधा को यह एहसास नया लगता था, क्योंकि वह बरसों से बस सुनी जा रही थी, समझी नहीं जा रही थी। सुधा अपने भीतर एक अजीब द्वंद्व महसूस करती। वह जानती थी कि उसकी ज़िंदगी की एक सीमा है, एक दायरा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी कबीर से बात करते हुए उसे अपने ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं होता। वह हंसने लगी थी, धीमे से, संकोच के साथ, जैसे कोई पुराना हुनर वापस लौट रहा हो। उसे यह भी डर लगता था कि कहीं यह एहसास उसे गलत रास्ते पर न ले जाए। इसलिए वह खुद को बार बार समझाती कि यह सिर्फ एक साधारण पड़ोसीपन है। कबीर भी अपनी ओर से सावधान रहता। वह कभी ज़्यादा देर नहीं रुकता, कभी निजी सवाल नहीं करता। फिर भी उसकी मौजूदगी में सुधा को ऐसा लगता जैसे कोई उसकी खामोशियों को भी पढ़ लेता हो। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता बन गया था। कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया जाएगा। एक दिन सुधा अचानक बीमार पड़ जाती है, हल्का बुखार और कमज़ोरी। पति शहर से बाहर था और घर में कोई और नहीं। कबीर को जब ये पता चलता है तो वह बस इतना करता है कि दवा और सादा सा खाना दरवाजे पर रख देता है। वह भीतर आने की जिद नहीं करता। सुधा दरवाज़ा खोलकर उसे धन्यवाद कहती है और उसी क्षण उसकी आंखें भर आती हैं। उसे समझ आता है कि यह दया नहीं, बल्कि एक सादा सा ख्याल है, और शायद वही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। उस दिन के बाद सुधा और कबीर के बीच भावनात्मक नज़दीकी और गहरी हो जाती है। वे ज़िंदगी,
काम और अधूरे सपनों पर बातें करने लगते हैं। सुधा पहली बार अपने दिल की बातें बिना डर के किसी से कह पाती हैं। कबीर भी अपने अतीत की असफलताओं और अकेलेपन का जिक्र करता है। दोनों को महसूस होता है कि वे एक दूसरे के लिए सहारा बनते जा रहे हैं, बिना किसी नाम या दावे के। फिर भी सुधा के मन में समाज का डर बना रहता है। पड़ोस की नज़रें, अनकही बातें और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उसे भीतर से कचोटता है। वह खुद को याद दिलाती है कि यह रिश्ता एक सीमा तक ही सही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे फिर से ज़िंदा महसूस कराया है। यहीं से सुधा की कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां उसे तय करना है कि वह इस एहसास को बस अपने दिल में सहेज कर रखे या अपनी ज़िंदगी की सच्चाई का सामना करने का साहस जुटाए। समय के साथ सुधा और कबीर के बीच की खामोश समझ और गहरी होती चली जाती है। अब उनकी बातचीत केवल हालचाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी के छोटे छोटे अनुभवों तक पहुंचने लगती है। सुधा को महसूस होता है कि वह कबीर से बात करते हुए खुद को रोकती नहीं है, न ही कोई भूमिका निभाती है। वह जैसी है वैसी ही सामने होती है। यह एहसास उसके लिए नया और सुकून देने वाला है। कभी कभी वह खुद पर गुस्सा भी करती है। उसे लगता है कि वह अपनी सीमा भूल रही है। वह जानती है कि उसकी एक पहचान है, एक रिश्ता है जिसकी जिम्मेदारी उससे जुड़ी है। कई बार वह कबीर से दूरी बना लेती है, जानबूझकर बातचीत टाल देती है, लेकिन यह दूरी उसे और बेचैन कर देती है। वह समझ जाती है कि भावनाएं दबाने से ख़त्म नहीं होती, वे बस भीतर और गहरी हो जाती हैं। कबीर यह बदलाव महसूस करता है, लेकिन सवाल नहीं करता। वह सुधा के फैसलों का सम्मान करता है। यही बात सुधा को और ज़्यादा छू जाती है। उसे एहसास होता है कि यह रिश्ता किसी मांग या दबाव पर टिका नहीं है, बल्कि आपसी समझ पर खड़ा है। धीरे धीरे सुधा को यह भी समझ आने लगता है कि वह कबीर से सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि उसके सामने खुद को समझने लगी है। इसी दौरान एक दिन उसका पति अचानक घर आ जाता है। रमेश का व्यवहार पहले जैसा ही रहता है, औपचारिक, जिम्मेदार, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर। सुधा उसके साथ बैठी होती है, फिर भी खुद को अकेला महसूस करती है। उस शाम उसे साफ एहसास होता है कि समस्या किसी और के आने से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि बहुत पहले से उसके भीतर पल रही थी। रात को वह देर तक सो नहीं पाती। उसके मन में सवाल उमड़ते रहते हैं। क्या वह गलत है? क्या उसे खुश होने का हक नहीं? क्या एक स्त्री की भावनाएं सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दब जानी चाहिए? पहली बार सुधा अपने बारे में सोचती है, दूसरों के नज़रिए से नहीं, बल्कि अपनी नज़र से। अगले कुछ दिनों में वह कबीर से खुलकर बात करती है। वह उसे साफ कहती है कि वह किसी भी तरह की उलझन या बदनामी नहीं चाहती। कबीर उसकी बात ध्यान से सुनता है और बिना किसी बहस के उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी सीमाओं का सम्मान करेगा। उस पल सुधा को समझ आता है कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी वह बस समझने और थामे रहने का नाम होता है। अब दोनों के बीच एक शांत स्वीकार्यता आ जाती है। वे जानते हैं कि यह रिश्ता शायद किसी मंजिल तक न पहुँचे, लेकिन इसकी सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। सुधा पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगती है। वह अपने भीतर उठे सवालों से भागती नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीख रही है। कहानी यहीं से उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां सुधा को अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेना है। क्या वह अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए दबाकर रखे या अपने सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने का साहस करे, चाहे उसका रास्ता जो भी हो। दिन बीतते गए और सुधा के भीतर चल रहा संघर्ष और साफ होने लगा। अब वह यह समझने लगी थी कि उसका रिश्ता कबीर से सिर्फ किसी आकर्षण का नतीजा नहीं है, बल्कि उस खालीपन का जवाब है जो बरसों से उसकी ज़िंदगी में मौजूद था। कबीर उसके लिए कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें वह खुद को पहली बार साफ देख पा रही थी। रमेश कुछ दिनों बाद फिर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार वह शांति पहले जैसी नहीं थी। सुधा अब उस खामोशी को पहचानती थी और उससे डरती नहीं थी। वह जानती थी कि समस्या किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उस रिश्ते में है जहाँ संवाद खत्म हो चुका था। कबीर से बात करते हुए उसने ये सीखा था कि भावनाएं अगर कहीं न जाए तो इंसान भीतर से सूखने लगता है।
एक शाम सुधा और कबीर बालकनी में आमने सामने खड़े थे। बीच में गली थी, लेकिन दूरी उससे कहीं कम लग रही थी। दोनों देर तक चुप रहे। उस चुप्पी में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। सुधा को महसूस हुआ कि वह कबीर के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती, न ही वह उससे कुछ छुपाती है। यह सहजता ही उस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई थी। धीरे धीरे पड़ोस में हल्की फुल्की बातें होने लगीं। कोई सवाल सीधे नहीं पूछता था, लेकिन नज़रों में जिज्ञासा थी। सुधा ये सब महसूस करती थी और भीतर से सतर्क हो जाती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी भावनाएं किसी और के लिए तमाशा न बन जाए। वह कबीर से मिलना कम कर देती है, बातचीत सीमित कर देती है। ये दूरी दोनों को तकलीफ़ देती है, लेकिन वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी दूरी के दौरान सुधा अपने भीतर और गहराई से झांकती है। वह सोचती है कि क्या वह पूरी ज़िंदगी सिर्फ समझौते में बिता देगी या कभी अपने लिए भी खड़ी होगी। उसे एहसास होता है कि कबीर से जुड़ाव ने उसे यह हिम्मत दी है कि वह अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर सके। वह पहली बार यह मानती है कि उसका अकेलापन वास्तविक है और उसे नज़रअंदाज करना समाधान नहीं है। एक दिन सुधा अपने पति से खुलकर बात करने का फैसला करती है। वह कोई आरोप नहीं लगाती, बस अपनी भावनाएं रखती है, अपना अकेलापन, अपनी चुप्पी और अपने भीतर की थकान। रमेश पहली बार असहज होता है। उसे समझ आता है कि उसने एक जिंदा इंसान के साथ रहते हुए भी उसे कितना अनदेखा किया है। बातचीत आसान नहीं होती, लेकिन ईमानदार होती है। इस बातचीत के बाद सुधा को किसी नतीजे की जल्दबाजी नहीं होती। उसे बस इतना सुकून मिलता है कि उसने सच कहा। कबीर को यह बात वह सीधे नहीं बताती, लेकिन उसके व्यवहार में एक नई दृढ़ता आ जाती है। अब वह उससे भागती नहीं, न ही ज़रूरत से ज़्यादा पास जाती है। वह संतुलन सीख रही है। कबीर यह बदलाव महसूस करता है। उसे समझ आता है कि सुधा अब अपने फैसले खुद लेने लगी है। वह चुपचाप उसका साथ देता है, बिना किसी अपेक्षा के। उसके मन में भी यह साफ है कि वह सुधा की ज़िंदगी का केंद्र नहीं बनना चाहता, बल्कि उसकी